हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी पीएमएफआईएस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को दोस्तों याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में और उसके कुछ प्रोमिनेंट कॉजेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक जो फैक्टर था जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कारण क्या थे मुगल एम्पायर जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ, हमने सबसे पहला पढ़ा था औरंगजेब का स्ट्रॉन्ग रूल और उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे, जैसे औरंगजेब की पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इतना बड़ा विरासत में एम्पायर मिलने के बावजूद भी औरंगजेब भाई साहब की एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने एम्पायर को और एक्सपेंड करूं, लेकिन शॉर्ट साइडेड लीडर था, विजनरी नहीं था, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं देख पाता था। तो उसको ये नहीं पता था कि अगर मैं अपने एम्पायर को बढ़ा लूंगा तो खर्चा कहां से निकलेगा, पैसे कहां से आएंगे। फिर उसी के अंदर हमने पॉइंट भी डिस्कस करा था कि मराठा से जो उसकी दुश्मनी थी उसके चक्कर में दिल्ली को छोड़कर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को छोड़कर 25 साल जो है भाई साहब ने डेक्कन के अंदर बिताए ताकि ये पर्सनली लीड कर सके कैंपिंग्स को अगेंस्ट द मराठास। फिर हमने पढ़ी थी औरंगजेब की डिस्ट्रक्टिव रिलीजियस पॉलिसी कि औरंगजेब बेसिकली हिंदू लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता था। जैसे इनके पुराने खानदान के लोग जो हैं हिंदूज को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रखते थे, औरंगजेब का एटीट्यूड बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये जो थे पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो कॉज ऑफ द डिक्लाइन है कि औरंगजेब के अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, वो हमारा फैक्टर नंबर 1 था और उसके अंदर हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस करे, ए, बी और सी। अब हम चलते हैं इस लेक्चर में दूसरे फैक्टर्स की तरफ, वॉर्स ऑफ सक्सेशन। वॉर्स ऑफ सक्सेशन का दोस्तों ये मतलब है कि मुगल एम्पायर की गद्दी पर एस मुगल एम्परर बैठेगा कौन, विराजमान कौन होगा। अब देखो, होना तो ये चाहिए कि इतना बड़ा अगर कोई दोस्तों एम्पायर है तो सिंपल सी एक पॉलिसी जो कोई भी अपनाएगा वो ये अपनाएगा कि सबसे बड़ा जो बेटा है उसको आगे की विरासत मिल जाए, वो लीड करे एम्पायर को एज किंग, ठीक है, एज सक्सेसर। लेकिन मुगल्स जो हैं सबसे बड़े बेटे को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी और गद्दी की कमान देना इस ट्रेडिशन में बिलीव नहीं करते थे। इनका ट्रेडिशन कुछ और ही था, उसको हम जानते हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो वॉर्स ऑफ सक्सेशन का बेसिकली ये मतलब है कि सक्सेसर बनेगा कौन। और ये जो वॉर है ना, ये एक तो सबसे पहले सिविल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि खानदान में आपस में लड़ाई चल रही थी जिसका फायदा पूरी तरीके से जो उठाया गया वो नोबल्स के द्वारा उठाया गया। नोबल्स को लगता था कि लेटर मुगल एम्परर जो है औरंगजेब के बाद कोई दमदार तो है नहीं, आपस में ही लड़ते रहते हैं भाई भाई। ठीक है, औरंगजेब भी वैसे गद्दी पर ऐसे ही आया था, लेकिन आगे के लेटर मुगल्स जो थे जिनको हम बोलते हैं लेटर मुगल एम्परर्स, वो काफी वीक थे। उनके अंदर वो पर्सनैलिटी नहीं थी जो कि औरंगजेब के पास थी, जिसका पूरा का पूरा फायदा नोबल्स ने उठाया और मुगल एम्परर्स को एक तरीके से पपेट बनाकर वो डिसाइड करते थे नोबल्स कि कौन मुगल एम्पायर की गद्दी पर एज अ मुगल एम्परर बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, होना तो यह चाहिए था कि जो सबसे बड़ा बेटा है, जो एल्डेस्ट सन है, उसको पूरी की पूरी विरासत मिल जाए। लेकिन मुगल एम्पायर के अंदर सक्सेशन का कोई भी एक फिक्स रूल नहीं चलता था। ठीक है, देयर वॉज एब्सेंस ऑफ एनी फिक्स रूल ऑफ सक्सेशन, जिसकी वजह से मुगल डायनेस्टी को यह खामियाजा उठाना पड़ा कि आगे चलकर लेटर मुगल एम्परर्स के टाइम पर सिविल वॉर जो है वो विटनेस हुए मुगल एम्पायर के अंदर। जब भी किसी राजा की डेथ हो जाती थी तो आपस में सब लोग लड़ने लग जाते थे। अब यहां पर बात लड़ने की सिर्फ फैमिली की नहीं हो रही है, यहां पर बात लड़ने की ऐसी भी हो रही है कि मुगल एम्परर जो भी बनेगा पर्सन, ठीक है, उसको सहमति कौन देगा कि तुम बनो मुगल एम्परर। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस टाइम पर नोबिलिटी का, नोबल्स का जो वर्चस्व था मुगल एम्परर को चूज करने में, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके वो काफी ज्यादा हावी हो गया था। इसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट लॉस भुगतना पड़ा मुगल एम्पायर को। लॉस किस चीज का, लाइफ का और प्रॉपर्टी का, क्योंकि जैसा कि आपने प्रीवियसली इस सीरीज में देखा होगा जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट करा था, ऐसा भी टाइम आया कि पहली बार मुगल एम्परर का मर्डर हो गया था अपने नोबल्स के द्वारा। ठीक है, अब नोबिलिटी जो थे वो वॉरिंग फैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। वॉरिंग फैक्शंस बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो आप फैक्शन वर्ड का मतलब समझो। फैक्शन वर्ड का दोस्तों मतलब होता है ग्रुप।
एक तरीके से यहां पर ग्रुपिज्म स्टार्ट हो गया। और वॉरिंग का मतलब होता है जब भी किसी पार्टी के बीच में कोई एक बिटर कन्फ्लिक्ट होता है तो आपस में बेसिकली नोबल्स जो है वो लड़ते थे प्रेस्टिजियस और इंपॉर्टेंट पोजीशन को प्राप्त करने के लिए और अपनी पोजीशन को हेरिडिटरी बनाने के लिए, ताकि उनका वर्चस्व जो है वो काफी ज्यादा रहे मुगल एम्पायर के अंदर, क्योंकि मुगल एम्परर को तो वो इस टाइम पर कुछ भी नहीं समझते थे। तो बड़े सारे जो दोस्तों लोकल चीफ्स जो थे और जो ऑफिशियल्स जो थे, यहां पर मुगल एम्पायर के अंतर्गत ही लोकल चीफ्स और मुगल ऑफिशियल्स की ही बात हो रही है, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करा। कब यूटिलाइज करते थे वो इस अपॉर्चुनिटी को? जब भी किसी मुगल एम्परर की डेथ हो जाती थी तो वो क्या एक पूरा का पूरा रोड मैप बनाते थे। ये बार बार देखा गया है मुगल एम्पायर के अंदर। सबसे पहले तो वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते थे। पोजीशन को कंसोलिडेट करने का मतलब ये है एक पर्सन जो कि एक नोबल है, इसके पास एक पोजीशन होगी मुगल एम्पायर के अंदर। अब ये मुगल एम्परर की डेथ के बाद पूरी की पूरी अपनी जान लगा देगा, कोशिश ये करेगा कि मेरी पोजीशन पर कोई और ना आ सके, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सके, ये कोशिश करते थे नोबल्स। दूसरी चीज, दे एक्वायर ग्रेटर ऑटोनॉमी, इनका वर्चस्व बढ़ता चला गया, इनको ज्यादा फ्रीडम लिबर्टी मिलती चली गई और इनका जो से था, यानी कि इनकी जो आवाज थी वो काफी दमदार आवाज थी। कहने का मतलब ये है, मैं यहां पर वोकल की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मुंह से बोलने वाली आवाज की बात नहीं कर रहा हूं। इनका जो वर्चस्व था, जो रुतबा था, जो ताकत थी कि अगर ये मुगल पॉलिटिक्स में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो लेटर मुगल एम्परर के लिए, जो कि प्रीवियस मुगल एम्परर की डेथ के बाद गद्दी पर विराजमान होगा, नोबल्स की बात को टालना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इनका वर्चस्व जो था, इनकी जो हिस्सेदारी थी, जो भागीदारी थी, वो ऐसी थी कि ये मुगल एम्परर को भी चुप करवा देते थे। उसके बाद इन्होंने पूरी की पूरी कोशिश करी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अपने इंपॉर्टेंट ऑफिसेस को, अपनी इंपॉर्टेंट पोजीशन को ये हेरिडिटरी बना सकें, ठीक है, ताकि अगर ये कोई नोबल है तो बाद में जो इसी की औलाद है वो सेम पोजीशन पर आ जाए मुगल एम्पायर के अंदर। ऐसा ये नोबल्स कोशिश करते थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, औरंगजेब के टाइम पर किसी में भी इतनी दम थी कि इस तरीके का नोबल्स का व्यवहार, जो एटीट्यूड जो अब जाकर हावी हो रहा है मुगल पॉलिटिक्स के अंदर, औरंगजेब के टाइम पर ऐसा कोई करने की सोच भी सकता था मुगल एम्पायर के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि लेटर मुगल एम्परर्स जो थे वो बेसिकली एक सिंबल थे फेलियर किंग्स का, फेलियर लीडर्स का, फेलियर सुल्तान्स का, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मुगल एम्पायर के अंदर कोई भी सक्सेशन को लेकर एक फिक्स रूल नहीं था, तो अब हमारे लिए जानने वाली बात है कि कोई भी अगर मुगल एम्पायर के अंदर मुगल एम्परर की गद्दी पर विराजमान होगा तो उसके कुछ पैरामीटर्स भी तो होंगे ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एल्डेस्ट सन जो है, सबसे बड़ा बेटा है, वो मुगल एम्परर नहीं बनता था, इनकी ऐसी प्रथा नहीं थी। तो इनका कस्टम, रीति रिवाज, परंपरा था क्या कि अगर प्रीवियसली किसी मुगल एम्परर की डेथ हो जाती थी तो अगला मुगल एम्परर जो है मुगल एम्पायर की गद्दी पर आकर विराजमान जो होगा वो बनेगा कैसे, इसको जरा हम जानते हैं। और यहां पर आपको थोड़े से टिपिकल जो है दो अंग्रेजी टर्म समझने पड़ेंगे, उसके लिए मीनिंग उनका इजी है, प्रोनाउंसिएशन और वर्ड थोड़े से टिपिकल है, ठीक है, समझते हैं इसको इजीली। मुगल्स जो है वो एक रीति रिवाज और परंपरा को फॉलो नहीं करते थे, जो कि अक्सर हिंदुस्तान में हर एक राजा महाराजा, दुनिया में कहीं पर भी वो फॉलो होती है, ठीक है। दैट इज रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर का मतलब ये होता है जो एक मुगल एम्परर का सबसे बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट सन है, वो इनहेरिट करेगा, उसको विरासत मिलेगी अपने बाप की पूरी प्रॉपर्टी की और उससे जुड़ी सारी पावर की। तो प्राइमोजेनिचर के रूल को, प्राइमोजेनिचर के कस्टम को मुगल एम्परर जो हैं दोस्तों वो फॉलो नहीं करते थे। इंस्टेड मुगल्स क्या फॉलो करते थे? इनका खुद का मुगलई, और ये बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया था, जो तिमुर की साइड थे ये उससे अपने आप को एसोसिएट करते थे, ना कि चंगेज खान की साइड से।
तो तिमुरिद कस्टम और मुगल कस्टम के अनुसार, मतलब मुगल कस्टम एक तरीके से तिमुरिद डायनेस्टी से बोरो करा हुआ सिस्टम है और ये इन्हीं के खानदान, इन्हीं के खून का एक सिस्टम है। ये फॉलो करते थे द रीति रिवाज एंड परंपरा ऑफ को पार्सेनरी इनहेरिटेंस। को पार्सेनरी का मतलब क्या है कि जो भी इनहेरिटेंस है किसी के भी बाप की, अगर कोई जो प्रॉपर्टी है, कोई भी एक मुगल एम्परर है, मान लो अकबर है, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं अकबर है, अकबर का बेटा जनरली जो आप नाम जानते हो जो कि गद्दी पर आया जहांगीर, लेकिन अकबर के तो और भी बेटे थे। तो यहां पर जहांगीर गद्दी के ऊपर आ गया था, लेकिन वो एल्डेस्ट सन था कि नहीं था, या फिर शाहजहां जो है वो अपने प्रीवियस रूलर का जो बेटा था वो सबसे बड़ा बेटा था कि नहीं था। यहां पर ये लोग इस डिबेट में नहीं फंसते थे। इनका ये मानना था कि अगर कोई मुगल एम्परर है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सभी, जितने भी बेटे होंगे उसके, वो सभी के बीच में इक्वली डिवाइड होगी। अब इक्वली डिवाइड तो हो जाती थी प्रॉपर्टी, लेकिन इनके बीच में, भाइयों भाइयों के बीच में भी हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। जैसे मतलब मान लो कि कोई भी एक मुगल एम्परर है XYZ, उसके जो है 3 बेटे हैं, ठीक है। अब इसमें से सबसे बड़ा जो बेटा है वो 2 है, ठीक है, लेकिन 2 गद्दी पर आएगा क्या? नहीं आएगा। कब आता? अगर ये लोग प्राइमोजेनिचर के रूल को फॉलो करते। तो गद्दी पर आके बैठेगा कौन? ये गद्दी पर आके बैठेगा कौन, इस चीज को डिसाइड जो है ये आपस में ही करेंगे। अब 2 चॉइसेस होती हैं यहां पर जनरली, या तो पीसफुली समझौता करके कोई भी इनमें से अपने भाई को, भाई नंबर 2 को, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, इजीली आने दे। लेकिन ऐसा भी हो जाता था बहुत बार कि ये जो है बेटा नंबर 1 ये सबसे छोटा है उम्र में, और इसके दिमाग में एक खुराफात जागी कि यार मुझे ही बनना है मुगल एम्परर, और इसने अपने भाई को, दोनों भाइयों को, सबसे बड़े भाई को भी और बीच वाले भाई को भी मरवा डाला या खुद मार दिया और खुद बन गया मुगल एम्परर। तो ये जो यहां पर सक्सेशन की आपको दिक्कत बताई जा रही है ना, ये दिक्कत दोस्तों बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, क्योंकि जब इनका कोई रूल, कोई परंपरा निर्धारित ही नहीं थी कि गद्दी पर आके बैठेगा कौन, तो हर किसी की साइकोलॉजी और जो दिमाग है वो डगमगा जाता था। सबके दिमाग में ये आता था अब तो पिताजी नहीं रहे, अब तो जो मुगल एम्परर जो अभी तक गद्दी पर बैठा करता था वो नहीं रहे, जो कि हमारे पिताजी थे। अब जो है हम 4, 5, 6, 8, 10 भाई, 2 भाई, 3 भाई, जितने भी भाई हैं, सबके बीच में प्रॉपर्टी तो इक्वली डिवाइड हो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है हम बनने किसको दे। कुछ मुगल एम्परर्स ऐसे भी थे जो कि प्यार से मान जाते थे कि सबसे बड़े भाई को बनने देते हैं एज मुगल एम्परर, लेकिन कुछ के दिमाग में खुराफेत भी जागती थी कि भाई इतनी इजीली हम इसको कैसे बनने दें, हमारे खानदान में तो परंपरा फॉलो ही नहीं होती है। तो फिर जब प्यार से आपस में जब बात नहीं हो पाती थी, तब ये एक दूसरे का मर्डर करके गद्दी को छीनने की कोशिश करते थे, क्योंकि सबको अपने सर पर वो जो मुगल एम्परर का जो टाइटल है, जो एक क्राउन है, वो सबको चाहिए होता था। क्योंकि पावर में आने की भूख जो है वो इंसान की फितरत होती है, और कोई भी पावर में आने के लिए अगर कोई डर्टी पॉलिटिक्स भी खेलता है तो वो फेयर होती है कि जब आपके खानदान के अंदर कोई ऐसा कोई रूल कोई बनाकर ही नहीं गया, आपके पूर्वज वगैरह। और ये सेम चीज मुगल एम्पायर पे, मुगल एम्परर्स के लिए एप्लीकेबल थी। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है, लेटर मुगल्स की पर्सनैलिटी, ये भी एक कारण था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे। अब देखो होता क्या है, मुगल एम्पायर के अंदर जिस तरीके से मुगल एम्परर्स अपने रूल को चलाते थे, उससे हम ये साफ तरीके से पता लगा सकते हैं कि इनके खानदान के रूल करने का नेचर कैसा था। क्योंकि यहां पर किंग था, कुछ कुछ किंग तो बहुत कट्टर भी आए, उनका ऑर्डर जो है सबको सरांखों लेना पड़ता था। उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यहां पर ये लोग ऑटोक्रेटिक सिस्टम को और मोनार्किकल सिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, ये तो एक तरीके से गवर्नमेंट चलाने की, अपने रूल को चलाने की बात होती है, फीचर्स होते हैं ऑटोक्रेटिक, मोनार्किकल, यानी कि राजा का जो वर्चस्व है, राजा ने अगर कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है। वो अलग बात है कि जो हम बात कर रहे थे अभी, खानदानी परंपरा के सक्सेशन में आएगा कौन, तो प्राइमोजेनिचर के रूल को फॉलो ना करते हुए को पार्सनरी ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, जहां पर प्रॉपर्टी सारे बेटों के बीच में इक्वली डिवाइड होती थी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द नेचर ऑफ रूलिंग द कंट्री या रूलिंग द मुगल एम्पायर, तो इनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी दैट वाज ऑटोक्रेटिक एंड मोनार्किकल, डेमोक्रेसी नहीं थी। ओके,
तो अब क्या होता है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमेशा ना रूलर की एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके किंगडम में जो भी लोग काम कर रहे हैं, एटलीस्ट वो आपकी बात को सुने, आपकी जो आपका वर्ड ऑफ माउथ है, आपके मुंह से कोई शब्द निकला उसको सर आंखों पर रखकर फॉलो करें, उसको डिफाई ना करें आपकी अथॉरिटी को, यानी कि बदतमीजी ना करें आपसे। तो यहां पर जो कैरेक्टर और जो पर्सनैलिटी अभी तक हुआ करती थी मुगल एम्परर्स की, लेटर मुगल्स में वो चीज जो है वो वैनिश होती हुई नजर आई, वो हमें नहीं देखने को मिलती है। और हमेशा ऑटोक्रेटिक या मोनार्किकल सिस्टम के अंदर एक रूलर की पर्सनैलिटी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। औरंगजेब के जमाने तक, औरंगजेब के रूल करने तक, ये ऑटोक्रेटिक मोनार्किकल सिस्टम के अंदर जिस प्रकार से रूलर का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो तो हमें देखने को मिलता था, लेकिन क्या है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्परर जो थे वो इतने काबिल नहीं थे, दे वर नॉट वेरी मच केपेबल। वो ज्यादातर इंटरेस्टेड किस चीज में थे, उनको लग्जूरियस लाइफ चाहिए थी, ठीक है, कि हमारे बाप दादा हमारे लिए बहुत ज्यादा पैसा छोड़ गए हैं, क्या करना हमें इतनी मेहनत करके, इतना एम्पायर को एक्सपेंड करके, सबको चलाकर, 2-4 स्टेट्स या 3-4 रीजन्स अगर हमारे हाथों से निकल भी जाए तो ये ना बेसिकली उसको पकड़ने के पीछे बावले नहीं होते थे। जिस प्रकार से बाबर से लेकर औरंगजेब तक पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जहां जहां मुगल एम्पायर का फ्लैग था, जहां भी इनका परचम लहराता था, ये उस एरिया को कंसोलिडेट भी करने की कोशिश करते थे। कब्जा तो करते ही थे, एक्सपेंशन के साथ साथ कंसोलिडेट भी करते थे, लेकिन लेटर मुगल एम्परर्स में इतनी काबिलियत थी ही नहीं, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई थी हरामखोरी की, लग्जूरियस लाइफ बिताने की, एंड दे डिडंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी जो कि एक लीडर में दिखनी चाहिए, स्पेशली अंडर ऑटोक्रेटिक या फिर मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसकी वजह से हुआ क्या, जो ग्रेजुअल शिफ्टिंग हमें देखने को मिलती है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी की, किसके हाथों में, प्रोविंशियल गवर्नर्स के हाथों में, नोबल्स के हाथों में, मुगल ऑफिशियल्स के हाथों में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जिन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, उन्होंने मुगल एम्परर्स के साथ समझौता करके ऑटोनॉमी मांगने की कोशिश करी, उन्होंने अपनी पोजीशन को हेरिडिटरी बनाने की कोशिश करी कि अगर मैं किसी पोजीशन पर हूं एज अ नोबल, एज अ मुगल ऑफिशियल, एज अ प्रोविंशियल गवर्नर, तो मेरा ही बेटा फिर बाद में बिना कुछ करे मुझे रिप्लेस करके यहां पर आ जाए इस पोजीशन पर, ऐसा मुगल एम्परर्स को इंश्योर करना चाहिए। ये मुंह चलाना जो था मुगल ऑफिशियल्स का, नोबल्स का, ठीक है, ये पहले के जमाने में नहीं होता था औरंगजेब के टाइम तक, लेकिन लेटर मुगल्स के पास ऐसी कोई लीडरशिप क्वालिटी या ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी थी ही नहीं कि इस प्रकार की बदतमीजी अगर कोई उनसे कर रहा है मुंह चलाकर, तो वो उसको समझा सके, रोक सके या उसे दंडित कर सके, पनिशमेंट दे सके, ठीक है। तो ये था, एक तो पर्सनैलिटी इनकी काफी ज्यादा वीक थी। उसके बाद चौथा फैक्टर जो आता है फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, दैट वाज ग्रोइंग सेल्फिशनेस ऑफ नोबल्स। नोबल्स को ये फील हो गया था, जैसा कि मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, मुगल एम्परर्स काफी वीक है और वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और नोबल्स के सेल्फिशनेस के पीछे, यानी कि वो अपना ही सोचते रहते थे। अब वो क्या है, जिस प्रकार से पहले उनको जो मुगल एम्पायर से प्यार था ना, कि वो बेसिकली वहां पर काम कर रहे हैं, वो किसी एक पोजीशन पर हैं, वो किसी एक अथॉरिटी को संभाल रहे हैं, लेकिन मुगल एम्पायर को अपने फैमिली, अपने परिवार की तरह वो लेकर चलते थे। अब ये चीज उनके जहन से निकलने लगी। इसका वन ऑफ द रीजन दोस्तों ये भी था, जो कि यहां पर मेंशन नहीं करा गया, लेकिन आप इसको लिख सकते हो, उनको टाइमली सैलरीज नहीं मिला करती थी, ठीक है, क्योंकि स्टेट का जो फाइनेंशियल सिस्टम जो था, जो रेवेन्यू था, जो राज्य की जो तिजोरी थी, उसमें इतना पैसा बचा ही नहीं था। मुगल एम्परर्स को बहुत बार जो सैलरी, उनको पेमेंट जो मिलनी चाहिए ऑफिशियल्स को, नोबल्स को, इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसकी जगह उनको लैंड मिल जाता था, और उस लैंड को मुगल ऑफिशियल्स, मुगल नोबल्स जो थे, जैसे हम जो टर्म यूज करते हैं जागीर, जो मिलती थी जागीरदारों को, वो उसको हेरिडिटरी बनाने की कोशिश करते थे। तो नोबल्स की, अगर हम स्पेसिफिक नोबल्स की ही बात करें सिर्फ यहां पर, अब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। अभी तक जो वो मुगल एम्पायर को जो सर्विस अपनी देते थे, अपने परिवार की तरह मानकर देते थे, लेकिन अब परिवार की तरह जो है उनकी कोई फीलिंग अंदर से नहीं थी। अब वो सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच के साथ सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे। तो ड्यूरिंग द लेटर मुगल पीरियड, औरंगजेब के बाद जो पूरा का पूरा कार्यकाल रहा है मुगल एम्पायर का, तो यहां पर नोबिलिटी का जो कैरेक्टर था वो डिक्लाइन हो गया। अब पहले इनका कैरेक्टर कैसा था,
यहां पर जिस कैरेक्टर की बात करी जा रही है वो करी जा रही है लॉयल्टी वाले कैरेक्टर की, वफादारी की। वो वफादारी जो है डिमिनिश हो गई, वो खोने लगी, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, क्योंकि नोबल्स जो थे वो अब बेसिकली रिलैक्स माइंडसेट के साथ रूल करते थे। अब कहीं पर कोई प्रॉब्लम है पहले उसे सॉल्व करते थे, अब चलने देते थे। कहीं पर उन्होंने कोई दिक्कत देखी, परेशानी देखी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई कमी देखी, पहले वो रिपोर्ट करते थे मुगल एम्परर्स को। अब वो क्या है, एस लविंग लाइफ बिताना जो है ज्यादा पसंद करते हैं। एंड देवर फॉन्ड ऑफ लग्जरी, कि जितना से ज्यादा जो पैसा कहीं से भी बटोरा जाए, किसानों को बेसिकली दंडित करा जाए, पुअर पीजेंट छोटे और मझले किसानों को बेसिकली उनका शोषण करके उनसे जितना रेवेन्यू निकाला जाए, कहीं से भी कुछ भी जमा करा जाए अपनी लाइफ के लिए, अपने घर परिवार के लिए हम जोड़ेंगे। अब परिवार वाली हमारी कोई फीलिंग नहीं है टुवर्ड्स मुगल एम्पायर। ऐसी इनकी साइकोलॉजी हो गई थी। तो इनके सेल्फिशनेस की वजह से एंड लैक ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन की वजह से टुवर्ड्स द मुगल स्टेट्स, जहां जहां पर ये विराजमान थे, रूल करते थे, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई जो कि मुगल एम्पायर को फेस करने को मिली। और ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला गया लेटर मुगल एम्पायर्स का, ये प्रॉब्लम बढ़ती ही चली गई, ये थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम वॉज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन के अंदर करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा, धांधलेबाजी वगैरह जो है वो होने लगी। क्योंकि नोबल्स जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एस लविंग और लग्जूरियस लाइफ बिताना चाह रहे हैं, तो ये तो कोशिश करते थे कि जितना रेवेन्यू हम निचोड़ सकें उतना रेवेन्यू हम निचोड़ लें। अब तो ये बहुत बार करप्शन इस प्रकार से करते थे कि अभी तक कुछ हिस्से का पैसा जो एक कलेक्ट करते थे अलग अलग एरिया से, जो कि डायरेक्टली मुगल एम्पायर की तिजोरी में जमा होता था, अब ये उसको मुगल एम्पायर की तिजोरी में जमा ना करवाते हुए अपनी जेब में जो है वो भर लेते थे। उसके बाद बहुत सारे नोबल्स ने अपना खुद का ग्रुप बनाना शुरू करा, आपस में एक दूसरे से लड़ते थे ताकि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें। बेसिकली दे डिडंट वांट टू गेट रिप्लेस्ड बाय एनीवन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो भी ऑफिस अपना संभाला उसको मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते थे कि इस ऑफिस पर, इस पोजीशन पर, इस अथॉरिटी को संभालते हुए हम ही विराजमान रहना चाहते हैं, किसी और को हम यहां पर आने नहीं देंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना, मोनोपोलाइजिंग द ऑफिस, ये इसी की वजह से कि उन्होंने ग्रुप्स बनाना शुरू करे कि हमारी दादागिरी चलेगी, हमारा वर्चस्व चलेगा। बेसिकली जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं ना कि एक प्रकार का एक कार्टेल जो है इन्होंने बनाना शुरू करा। कार्टेल दोस्तों जैसे क्या होता है, जब हम ये टर्म वैसे इकोनॉमिक्स में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज करी जाती है कि मान लो, इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं मैं, मान लो किसी एक एरिया में हम सब दुकानदार हैं, 5-6 लोग, ठीक है। अब क्या है, हम जो है कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका रेट जो है हमारे बीच में फ्लक्चुएट ना हो, ताकि जो ग्राहक है वो कभी तुम्हारे पास जा रहा है, कभी मेरे पास आ रहा है, कभी उसके पास जा रहा है। तो हम 6 के 6 लोगों ने ग्रुप बनाया, यानी कि कार्टेल बनाया, और हमने डिसाइड करा कि हम जो है इस गुड का प्राइस इतना ही रखेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। कस्टमर को हमारे पास आना ही पड़ेगा, चाहे भले ही वो गुड या रॉ मटेरियल जो है हमारा कम लगा हो, उस गुड की कीमत बहुत कम हो, लेकिन हम ये डिसाइड करेंगे कि हम इस गुड का प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और सारे लोग हम लोग सेम रखेंगे, हम सारे दुकानदार, ताकि कस्टमर हमारे पास आके इसी रेट पर खरीदे। मेरे पास आकर अगर उसको लगेगा कि रेट ज्यादा है, वो दूसरे दुकानदार के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाएगा। लेकिन जब कस्टमर छठी दुकान तक पहुंचेगा तो उसको ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं, शायद से सच में इसकी कीमत इतनी ही है। इसको कहते हैं कार्टेल। ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो भी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया। कार्टेल की तरह ग्रुप, जिस अप्रोच के साथ मैंने अभी आपको दुकानदारों का एग्जांपल दिया, उसी अप्रोच और उसी माइंडसेट के साथ इन्होंने अपना ग्रुप बनाना शुरू करा कि हम जो हैं आपस में ही अपनी मिली भगत करके रहेंगे और किसी को हम अपनी पोजीशन पर आने नहीं देंगे, अपने आप को रिप्लेस नहीं करने देंगे। अब ऐसे अलग अलग ग्रुप बनना स्टार्ट हो गए, और ये नोबल्स आपस में नहीं लड़ रहे थे, ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने ऑफिस को मोनोपोलाइज करना शुरू करा और उसको पूरी की पूरी कोशिश करी कि वो हेरिडिटरी बनाए। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, मुगल एम्पायर के अंतर्गत मुगल एम्परर जो थे वो कभी भी किसी ऑफिस को, नोबल्स के ऑफिस को स्पेसिफिकली हेरिडिटरी नहीं बनाते थे, पुश्तैनी नहीं बनाते थे। लेकिन यहां पर मुगल एम्परर्स के वीकनेस की वजह से, उनकी कमजोरी की वजह से, कि अब उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो वर्चस्व नहीं है, वो ताकत नहीं है औरंगजेब की तरह, ये कोशिश कर रहे हैं नोबल्स कि अपनी पोजीशन को हेरिडिटरी बना ले, ठीक है, पुश्तैनी बना दे। अब इसकी वजह से हुआ क्या,
कुछ अच्छे लोग भी होंगे, सारे नोबल्स तो खराब नहीं हो सकते, या फ्यूचर में अगर कोई नोबल जो है वो अगर अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी मुगल एम्पायर को देना चाहता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करना चाहता है, जैसे निज़ाम उल मुल्क की अगर हम लोग बात करें, हालांकि वो तो एक वजीर था, लेकिन निज़ाम उल मुल्क जैसे जो बंदे हैं उनके लिए दरवाजा पूरी की पूरी तरीके से बंद हो गया नोबिलिटी का। भले ही फिर वो चाहे कितने भी केपेबल हों, कितने भी एफिशिएंट हो, उनके अंदर काबिलियत हो, ठीक है, और वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जो कि मुगल एम्पायर को डिक्लाइन से बचा सकते थे, और बेसिकली जो कमियां थी मुगल एम्पायर के अंदर उसको रिवर्स कर सकते थे। लेकिन नोबिलिटी के वर्चस्व के चलते या नोबल्स के ग्रुपिज्म के चलते, इनके कार्टलाइजेशन के चलते वो कभी भी नोबल्स की रैंक पर राइज ही नहीं कर सके, क्योंकि इनके बीच में ग्रुप टू ग्रुप तो फाइट चल रही है, लेकिन ये किसी भी नए बंदे को एकदम से नहीं आने देंगे कि लैडर पर उसको ऊपर चढ़ा दे और नोबिलिटी की पोजीशन पर आने दे। ठीक है, अब यहां पर जो नोबल्स की जो बात है उसके कंटेक्स्ट में दोस्तों एक फैक्ट आपको जरूर जानना चाहिए, दैट इज कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स। जब हम नोबल्स की और नोबिलिटी की बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल एम्पायर, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि नोबल्स थे कौन, इनकी जड़ क्या थी। मुगल एम्पायर के अंदर जो मुगल एम्परर्स किसी भी पर्सन को नोबल अगर बोलते थे, नोबल टर्म तो यूज नहीं होती थी, लेकिन इस पोजीशन पे जिसको बिठाते थे इस ऑफिसर को, तो उनकी जड़ क्या थी, वो कौन सी कंट्री से आए हुए लोग थे। नोबल्स जो थे मुगल एम्पायर के अंदर वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड थे। एक कैटेगरी थी ईरानीज की और दूसरे थे तुरानीज। ईरानीज आप समझ गए होंगे, वर्ड से ही पता लग रहा है कौन सी कंट्री से आए हुए लोग थे। ये ईरान से आए हुए लोग थे, और ये सिलसिला दोस्तों अभी से नहीं चल रहा है, ये अकबर के टाइम से, हुमायूं के टाइम से, बाबर के टाइम से ये चलता था। ईरानीज नोबल्स बनते थे मुगल एम्पायर के अंदर, या तुरानीज बनते थे। तुरानीज कौन लोग थे, जो कि टर्किश डिसेंट के लोग थे, जिनकी जड़ जो थी दैट बिलोंग टू या दैट वाज एसोसिएटेड विद टर्की। ठीक है, तो काफी लंबे समय तक जो लेटर मुगल एम्परर्स थे वो इन नोबल्स के हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए। कभी ईरानीज जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि मुगल एम्परर कौन बनेगा, मुगल एम्पायर की गद्दी पर कौन बैठेगा, कभी तुरानीज डिसाइड करते थे। तो लेटर मुगल एम्परर जो है बेसिकली वो अपनी एक प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट जो थी उसको खोते चले गए। ठीक है, और उनका जो से था मुगल पॉलिटिक्स के अंदर होना ही चाहिए, मुगल एम्परर्स का ही से होना चाहिए, लेकिन अब वो जो से था इनका खत्म हो गया। और जो नोबल्स जो थे, जो ये पावरफुल ग्रुप्स थे, दो पावरफुल ग्रुप्स, कौन कौन, ईरानीज और तुरानीज, इनका जो से था, इनका जो वर्चस्व था मुगल एम्पायर के अंदर, स्पेशली मुगल एम्परर्स को तैनात करने के लिए, उनकी गद्दी पर उनको चुनने के लिए, और किसी भी केपेबल काबिल पर्सन को रोकने के लिए कि यार ये जो है मुगल एम्परर का चहीता ना बन जाए, ये नोबल ना बन जाए, और अगर ये नोबल बनेगा तो इसको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी, इसको पावर मिलेगी, फिर जो अभी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं करप्शन कर कर, अपना कार्टलाइजेशन बनाकर हम दूसरे ग्रुप ऑफ नोबल्स को रोक रहे हैं। ये पर्सन नया चला आया और उसको नोबल बनना है, भले ही वो स्ट्रांग हो पर्सन, भले ही वो कैपेबल हो, भले ही वो एफिशिएंट हो, वो मुगल एम्पायर को डिक्लाइन से बचा सके, लेकिन ये कैसे भी करके अपनी स्ट्रॉन्ग वर्चस्व के चलते उसको नोबल की पोजीशन पर ऊपर उठने ही नहीं देते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो अभी हमने डिस्कस करी, सम ऑफ द रीजंस दैट आर एसोसिएटेड विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, अभी कुछ और रीजंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।